अगर आपको लगता है कि केवल अपने बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने या किसी और ने आपको बताया है कि यह महत्वपूर्ण है, तो मुझे डर है कि हमारे बीच का सारा संचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस बात से सहमत हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को पूरी तरह से समझें, तो आपके और मेरे बीच काफ़ी अलग रिश्ता है। फिर हम एक खुश, सावधान और बुद्धिमान जांच के साथ मिलकर खोज कर सकते हैं। मैं तुम्हारे विश्वास की मांग नहीं करता। मैं खुद को एक प्राधिकरण के रूप में स्थापित नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई नया दर्शन, कोई नई प्रणाली, वास्तविकता का कोई नया मार्ग नहीं, सत्य से अधिक वास्तविकता का कोई मार्ग नहीं है। किसी भी प्रकार की सत्ता, विशेष रूप से विचार और समझ के क्षेत्र में, सबसे विनाशकारी, बुरी चीज है। नेता अनुयायियों को नष्ट कर देते हैं और अनुयायी नेताओं को नष्ट कर देते हैं। आपको अपना गुरु और अपना शिष्य स्वयं बनना होगा। आपको हर उस चीज पर सवाल उठाना होगा जिसे मनुष्य ने मूल्यवान, आवश्यक रूप से स्वीकार किया है। यदि आप किसी का अनुसरण नहीं करते हैं तो आप बहुत अकेला महसूस करते हैं। तो अकेले हो जाओ। आप अकेले होने से क्यों डरते हैं? क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही आपका सामना होता है और आप पाते हैं कि आप खाली, सुस्त, मूर्ख, बदसूरत, दोषी और चिंतित हैं। एक शुद्ध, घटिया, पुराना अस्तित्व तथ्य का सामना करें, इसे देखो, इससे भागो मत। जिस क्षण तुम भागते हो, भय शुरू हो जाता है। अपने आप में पूछताछ करते हुए हम अपने आप को बाकी दुनिया से अलग नहीं कर रहे हैं। यह एक अस्वास्थ्यकर प्रक्रिया नहीं है। दुनिया भर में मनुष्य हमारे जैसी ही दैनिक समस्याओं में फंसा हुआ है, इसलिए अपने आप में पूछताछ करने में हम जरा भी विक्षिप्त नहीं हैं क्योंकि व्यक्ति और सामूहिक के बीच कोई अंतर नहीं है। यह एक वास्तविक तथ्य है। मैं जैसी हूँ वैसी दुनिया मैंने बनाई है। तो हमें अंश और पूर्ण के बीच की इस लड़ाई में कहीं खो जाने न दें। मुझे अपने स्वयं के संपूर्ण क्षेत्र के बारे में जागरूक होना चाहिए, जो कि व्यक्ति और समाज की चेतना है। ये तभी होता है जब मन इस व्यक्तिगत और सामाजिक चेतना से परे जाता है कि मैं अपने लिए एक ऐसा प्रकाश बन सकता हूँ जो कभी बुझता नहीं है। अब हम अपने आप को कहाँ से समझने लगे? मैं यहाँ हूँ और मैं कैसे स्वयं का अध्ययन करूँ, स्वयं का निरीक्षण करूँ, देखूँ कि वास्तव में मेरे भीतर क्या हो रहा है। मैं अपने आप को केवल संबंध में ही देख सकता हूँ क्योंकि सारा जीवन ही संबंध है। एक कोने में बैठकर अपने बारे में ध्यान करने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपने आप में मौजूद नहीं हो सकता। मैं केवल लोगों, चीजों और विचारों के संबंध में मौजूद हूँ और बाहरी चीजों और लोगों के साथ साथ आंतरिक चीजों के साथ अपने संबंध का अध्ययन करके मैं खुद को समझने लगता हूँ। समझ का हर दूसरा रूप केवल एक अमूर्त है और मैं खुद को अमूर्त में नहीं पढ़ सकता। मैं कोई अमूर्त सत्ता नहीं हूँ, इसलिए मुझे वास्तविकता में स्वयं का अध्ययन करना है, जैसा मैं हूँ वैसा नहीं जैसा मैं बनना चाहता हूँ। समझना कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। अपने बारे में ज्ञान इकट्ठा करना और अपने बारे में सीखना दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि जो ज्ञान आप अपने बारे में जमा करते हैं वह हमेशा अतीत का होता है और जो मन अतीत से बोझिल होता है वह दुखी मन होता है। अपने बारे में सीखना किसी भाषा या तकनीक या वर्तमान में सीखने जैसा नहीं है और ज्ञान हमेशा अतीत में होता है, और जैसा कि हम में से अधिकांश अतीत में रहते हैं और अतीत से संतुष्ट हैं, ज्ञान हमारे लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम विद्वान, चतुर, चालाक की पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप हर समय सीख रहे हैं, हर मिनट सीख रहे हैं, देखकर और सुनकर सीख रहे हैं, देखकर और करके सीख रहे हैं, तो आप पाएंगे कि सीखना अतीत के बिना एक निरंतर गति है। यदि आप कहते हैं कि आप धीरे धीरे अपने बारे में सीखेंगे, अधिक से अधिक जोड़ते हुए, थोड़ा थोड़ा करके, आप स्वयं का अध्ययन नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप अभी हैं, बल्कि अर्जित ज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं। सीखना एक बड़ी संवेदनशीलता का तात्पर्य है। यदि कोई विचार है जो अतीत का है, वर्तमान पर हावी है, तो कोई संवेदनशीलता नहीं है। तब मन तेज, लचीला, सतर्क नहीं रह जाता।
हम में से अधिकांश लोग शारीरिक रूप से भी संवेदनशील नहीं हैं। हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, हम सही आहार की चिंता नहीं करते, हम जरूरत से ज्यादा धूम्रपान और शराब पीते हैं ताकि हमारा शरीर स्थूल और असंवेदनशील हो जाए। जीव में ही ध्यान की गुणवत्ता है नीरस बना दिया। अगर जीव ही सुस्त और भारी है तो एक बहुत सतर्क, संवेदनशील, स्पष्ट मन कैसे हो सकता है? हम कुछ चीजों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं जो हमें व्यक्तिगत रूप से छूती हैं, लेकिन जीवन के सभी निहितार्थों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील होने के लिए यह आवश्यक है कि जीव और मानस के बीच कोई अलगाव न हो। यह एक संपूर्ण आंदोलन है। किसी भी चीज को समझने के लिए आपको उसके साथ रहना होगा, आपको उसका निरीक्षण करना होगा, आपको उसकी सारी सामग्री, उसकी प्रकृति, उसकी संरचना, उसकी गति को जानना होगा। क्या आपने कभी अपने साथ रहने की कोशिश की है? यदि ऐसा है, तो आप ये देखना शुरू कर देंगे कि आप स्थिर स्थिति नहीं हैं। यह एक ताज़ा जीवित वस्तु है। और एक जीवित वस्तु के साथ जीने के लिए आपका मन भी जीवित होना चाहिए। और अगर यह विचारों, निर्णयों और मूल्यों में जकड़ा हुआ है तो ये जीवित नहीं रह सकता है। अपने स्वयं के मन और हृदय की, अपने पूरे अस्तित्व की गति का निरीक्षण करने के लिए आपके पास एक स्वतंत्र दिमाग होना चाहिए। ऐसा दिमाग नहीं जो सहमत और असहमत हो, एक तर्क में पक्ष लेना, केवल शब्दों पर विवाद करना, बल्कि एक इरादे के साथ पालन करना। समझना एक बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि हम में से अधिकांश यह नहीं जानते कि किसी नदी की सुंदरता को कैसे देखना है या हवा को कैसे सुनना है। उससे अधिक हम अपने अस्तित्व को देखना या सुनना नहीं जानते हैं। पेड़, जब हम निंदा करते हैं या न्यायोचित ठहराते हैं तो हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। नहीं, हम तब देख सकते हैं जब हमारा मन अंतहीन रूप से बकबक कर रहा हो। तब हम यह नहीं देखते कि क्या है, हम केवल उन अनुमानों को देखते हैं जो हमने स्वयं बनाए हैं। हम में से प्रत्येक के पास एक छवि है कि हम क्या सोचते हैं या हमें क्या होना चाहिए, और वह छवि, वह तस्वीर हमें अपने आप को वैसे देखने से पूरी तरह से रोकती है जैसे हम वास्तव में हैं। किसी भी चीज को सरलता से देखना दुनिया की सबसे कठिन चीजों में से एक है। चूंकि हमारा मन बहुत जटिल है, इसलिए हमने सरलता का गुण खो दिया है। मेरा मतलब कपड़े या भोजन में सादगी से नहीं है। केवल एक लंगोटी पहनना या रिकॉर्ड तोड़ उपवास करना या कोई भी अपरिपक्व बकवास संतों की खेती है। लेकिन वह सादगी जो बिना किसी डर के चीजों को सीधे देख सकती है, जो खुद को वास्तव में देख सकती है बिना किसी विरूपण के है। कहने के लिए जब हम झूठ बोलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, इसे कब न करें या इससे दूर न भागें। साथ ही स्वयं को समझने के लिए हमें अत्यधिक विनम्रता की आवश्यकता होती है। अगर आप ये कहकर शुरू करें, मैं खुद को जानता हूँ, आपने पहले ही सीखना बंद कर दिया है आप स्वयं। या यदि आप कहते हैं, मेरे बारे में जानने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं हूँ बस यादों, विचारों, अनुभवों और परंपराओं का एक बंडल, तो आपके पास भी है अपने बारे में सीखना बंद कर दिया। जिस क्षण आपने कुछ भी हासिल कर लिया है, भोलापन और विनम्रता का वह गुण समाप्त हो जाता है। जिस क्षण आपके पास है निष्कर्ष या ज्ञान से परीक्षा शुरू करो, तुम समाप्त हो गए। तब के लिए तुम हो पुराने के संदर्भ में हर जीवित चीज का अनुवाद करना। जबकि यदि आपके पास कोई पैर नहीं है, यदि कोई निश्चितता नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, तो देखने की, प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। और जब आप स्वतंत्रता के साथ देखते हैं तो ये हमेशा नया होता है। एक आत्मविश्वासी आदमी एक मरा हुआ इंसान है। लेकिन हम देखने और सीखने के लिए कैसे मुक्त हो सकते हैं जब हमारे दिमाग जन्म के क्षण से लेकर मरने तक एक विशेष संस्कृति द्वारा मैं के संकीर्ण पैटर्न में आकार लेते हैं। सदियों से हम राष्ट्रीयता, जाति, वर्ग, परंपरा, धर्म, भाषा, शिक्षा, साहित्य, कला, रीति रिवाज, सभी प्रकार के प्रचार, आर्थिक दबाव, हम जो भोजन करते हैं, जिस जलवायु में रहते हैं, हमारे परिवार से संस्कारित हैं, हमारे मित्र, हमारे अनुभव, हर प्रभाव जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, और इसलिए हर समस्या के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं सशर्त हैं। क्या आप जानते हैं कि आप वातानुकूलित हैं? अपने आप से पूछने वाली पहली बात यह नहीं है कि आपकी कंडीशनिंग से कैसे मुक्त
हो सकता है कि आप इससे कभी मुक्त न हो, और यदि आप कहते हैं मुझे इससे मुक्त होना चाहिए, तो आप दूसरे प्रकार के संस्कारों के जाल में फंस सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आप वातानुकूलित हैं? क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी पेड़ को देखकर भी कहते हैं वह एक ओक का पेड़ है या वह एक बरगद का पेड़ है, पेड़ का नामकरण, जो वनस्पति ज्ञान है, ने आपके मन को इतना संस्कारित कर दिया है कि शब्द आपके और वास्तव में पेड़ को देखने के बीच आ जाता है। संपर्क में आने के लिए जिस पेड़ पर आपको अपना हाथ रखना है और शब्द उसे छूने में आपकी मदद नहीं करेगा। आप कैसे जानते हैं कि आप वातानुकूलित हैं? आपको क्या बताता है? आपको क्या बताता है कि आप भूखे हैं, एक सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि भूख के वास्तविक तथ्य के रूप में। उसी तरह आप इस वास्तविक तथ्य का कैसे पता लगा सकते हैं कि आप अनुकूलित हैं? क्या ये किसी समस्या, चुनौती के प्रति आपकी प्रतिक्रिया से नहीं है? आप अपनी कंडीशनिंग के अनुसार हर चुनौती का जवाब देते हैं और आपकी कंडीशनिंग अपर्याप्त होने के कारण हमेशा अपर्याप्त प्रतिक्रिया देगी। जब आप इसके बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो क्या जाति, धर्म और संस्कृति की यह कंडीशनिंग कैद की भावना लाती है। कंडीशनिंग का ही एक रूप लें। राष्ट्रीयता, गंभीरता से इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाएं और देखें कि क्या आप इसका आनंद लेते हैं या इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, और यदि आप इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, तो क्या आप सभी कंडीशनिंग को तोड़ना चाहते हैं? अगर आप अपनी कंडीशनिंग से संतुष्ट हैं तो जाहिर है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इसके बारे में जागरूक होने पर संतुष्ट नहीं हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप इसके बिना कभी कुछ नहीं करते। कभी नहीं, और इसलिए तुम हमेशा अतीत में मृतकों के साथ रह रहे हो। आप स्वयं देख पाएंगे कि आप कैसे अनुकूलित हैं, केवल तभी जब आनंद की निरंतरता या दर्द से बचने में संघर्ष होता है। अगर आपके आसपास सब कुछ पूरी तरह से खुश है, आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है, आप उससे प्यार करते हैं, आपके पास एक अच्छा घर है, अच्छे बच्चे हैं और ढेर सारा पैसा है, तो आपको अपनी कंडीशनिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन जब आपकी पत्नी किसी और को देखती है या आप अपना पैसा खो देते हैं या युद्ध या किसी अन्य दर्द या चिंता से डरने लगते हैं, तो आप जानते हैं कि आप कंडीशन्ड हैं। जब आप किसी भी तरह की गड़बड़ी के खिलाफ संघर्ष करते हैं या किसी बाहरी या आंतरिक खतरे से अपना बचाव करते हैं, तो आप जानते हैं कि आप अनुकूलित हैं। और जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोग ज़्यादातर समय परेशान रहते हैं, या तो सही तौर पर या गहराई से, वह बहुत ही गड़बड़ी इंगित करती है कि हम संस्कारित हैं। जब तक जानवर को दुलारा जाता है तब तक वह अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जिस क्षण वह विरोध करता है, उसके स्वभाव की सारी हिंसा सामने आ जाती है। हम जीवन से, राजनीति से, आर्थिक स्थिति से, आतंक से, क्रूरता से, दुनिया में और अपने आप में दैख से परेशान हैं, और उसी से हमें एहसास होता है हम कितने संकीर्ण रूप से वातानुकूलित हैं। और हम क्या करें? उस गड़बड़ी को स्वीकार करें और उसके साथ वैसे ही जिएं जैसे हम में से अधिकांश लोग करते हैं। इसकी आदत डाल लें जैसे कमर दर्द के साथ जीने की आदत हो जाती है। इसके साथ लगाएं। हम सभी में चीज़ों को सहने, उनकी आदत डालने, उन्हें परिस्थितियों पर दोष देने की प्रवृत्ति होती है। अगर चीज़ें सही होती तो मैं अलग होता, हम कहते हैं, या मुझे मौका दो और मैं खुद को पूरा करूँगा, या मैं इस सब के अन्याय से कुचला हुआ हूँ, हमेशा दूसरों पर या हमारे पर्यावरण पर अपनी गड़बड़ी का आरोप लगाता हूँ। या आर्थिक स्थिति पर। अगर किसी को अशांति की आदत हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उसका दिमाग सुस्त हो गया है। जैसे किसी को अपने आसपास की सुंदरता की इतनी आदत हो जाती है कि उसे अब इसकी भनक तक नहीं लगती। व्यक्ति उदासीन, कठोर और कठोर हो जाता है, और उसका मन सुस्त और सुस्त हो जाता है। अगर हमें इसकी आदत नहीं है तो हम किसी तरह का नशा करके, किसी राजनीतिक समूह में शामिल होकर, चिल्लाकर, लिखकर, फुटबॉल मैच में या मंदिर या चर्च में जाकर या किसी अन्य प्रकार के मनोरंजन की खोज करके इससे बचने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है कि हम वास्तविक तथ्यों से बचते हैं?
हम मृत्यु से डरते हैं, मैं इसे केवल एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ, और हम मृत्यु के तथ्य को छिपाने के लिए सभी प्रकार के सिद्धांतों, आशाओं, विश्वासों का आविष्कार करते हैं, लेकिन तथ्य अभी भी है। किसी तथ्य को समझने के लिए हमें उसे देखना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग जीने के साथ साथ मरने से भी डरते हैं। हम अपने परिवार के लिए डरते हैं, जनता की राय से डरते हैं, अपनी नौकरी, अपनी सुरक्षा और सैकड़ों अन्य चीजों को खोने से डरते हैं। सीधी सी बात है कि हम डरते हैं, नहीं कि हम इस या उससे डरते हैं। अब हम उस तथ्य का सामना क्यों नहीं कर सकते? आप किसी तथ्य का सामना केवल वर्तमान में ही कर सकते हैं, और यदि आप उसे उपस्थित होने की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि आप हमेशा उससे भागते रहते हैं, तो आप उसका सामना कभी नहीं कर सकते। और क्योंकि हमने पलायन के एक छेद वाले नेटवर्क की खेती की है, हम बचने की आदत में फंस गए हैं। अब अगर आप जरा भी संवेदनशील हैं, जरा भी गंभीर हैं, तो आप न केवल अपनी कंडीशनिंग के बारे में जागरूक होंगे, बल्कि आप उन खतरों से भी अवगत होंगे जो इसके परिणामस्वरूप होते हैं। ये किस क्रूरता और घृणा की ओर ले जाता है। तो क्यों, यदि आप अपने कंडीशनिंग के खतरे को देखते हैं, तो नहीं सामना करने के लिए टैग करें, तुम अभिनय करो। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप आलसी हैं? आलस्य में ऊर्जा की कमी है। फिर भी यदि आप अपने रास्ते में सांप या चट्टान या आग की तरह एक तत्काल शारीरिक खतरा देखते हैं, तो आप में ऊर्जा की कमी नहीं होगी। फिर जब आप अपने कंडीशनिंग के खतरे को देखते हैं, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? यदि आप राष्ट्रवाद के खतरे को अपनी सुरक्षा के लिए देखते हैं, तो क्या आप कार्य नहीं करेंगे? जवाब है, आप नहीं देखते हैं। विश्लेषण की एक बौद्धिक प्रक्रिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद आत्म विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन उसमें कोई भावनात्मक सामग्री नहीं है। जब आपके पास भावनात्मक सामग्री होती है, तभी आप महत्वपूर्ण बनते हैं। यदि आप अपनी कंडीशनिंग के खतरे को केवल एक बौद्धिक अवधारणा के रूप में देखते हैं, तो आप इसके बारे में कभी कुछ नहीं करेंगे। एक खतरे को मात्र एक विचार के रूप में देखने में विचार और क्रिया के बीच संघर्ष होता है, और वह संघर्ष आपकी ऊर्जा को दूर ले जाता है। ये केवल तभी होता है जब आप कंडीशनिंग और इसके खतरे को तुरंत देखते हैं, और जैसा कि आप एक करारा देखते हैं कि आप कार्य करते हैं। तो देखना अभिनय है। हम में से अधिकांश लोग असावधानी से जीवन में चलते हैं। जिस वातावरण में हम पले बड़े हैं, उसके अनुसार बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं, और ऐसी प्रतिक्रियाएं केवल और बंधन और कंडीशनिंग पैदा करती हैं। लेकिन जिस क्षण आप अपना पूरा ध्यान अपनी कंडीशनिंग पर देते हैं, आप देखेंगे कि आप है अतीत से पूरी तरह से मुक्त, कि यह स्वाभाविक रूप से आपसे दूर हो जाता है।